नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पु ल देशपांडे लिखित उपवास या पाठाचा तिसरा भाग पाहणार आहोत. आतापर्यंत आपण पाहिलं की लेखकाच्या ऑफिसमधील अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाले आणि त्याच्या प्रमोशन पार्टीमध्ये लेखकाने डाएटवर असताना सुद्धा अनेक पदार्थ खाल्ले आणि लेखकाचा व्रताचा भंग झाला. आणि त्यामुळे लेखकाने जेव्हा ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांना सांगितले की ते डाएटवर आहेत, तेव्हा सर्वांनी त्यांना दोरीवरच्या उड्या आणि रनिंग करायचा सल्ला दिला आणि त्याप्रमाणे लेखक रनिंग आणि दोरीवरच्या उड्या मारू लागले. पण दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा लेखकाचा जो अनुभव होता तो मात्र फारसा बरा नव्हता, कारण लेखकाचं घर चाळीतलं असल्यामुळे लेखकाच्या त्या छोट्याशा 8x10च्या दिवाणखान्यामध्ये जेव्हा लेखकाने पहिली उडी मारली तेव्हा ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या बाटल्या आणि औषधं खाली पडली. दुसऱ्या उडीमध्ये दोरीची उडी शेजारच्या आचार्य बर्वेंच्या गळ्यात अडकली. आचार्य बर्वेंनी त्यावेळेस लेखकाला माफ केले, पण सल्ला दिला तो म्हणजे मौन राहण्याचा. आणि लेखकाने सांगितले की त्यांना मौन राहणे शक्य नाही, कारण ते टेलिफोन ऑपरेटरचं काम करतात. आणि त्यापुढे मग काय झालं ते आता आपण पाहू. लास्ट स्टॅन्झा, पेज नंबर 12. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस, यापुढे उपवास, वजन उतरेपर्यंत उपवास. मला मी काटकुळा झाल्याचे स्वप्ने पडू लागली. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो. साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. केवळ फळांवर मी जगू लागलो. लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला. धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. 10 उड्या पाय न अडकवता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. पण मी ती इच्छा दाबून धरली. बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो. 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता, केवळ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू होते. आता जेव्हा आचार्य बर्वे लेखकांना म्हणाले की तुमचं काही वजन कमी होणार नाही, ते लेखकाला ह्या गोष्टीचा खूप राग आला. और लेखक ने क्या तय किया कि नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, लेखक ने निश्चय कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अभी उपवास ही करूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा और कैसे भी करके मुझे अपना वज़न कम ही करना है. आणि लेखक को अभी जो सपने पड़ते थे उस सपने में लेखक को लगता था वो काटकुड़ा झाले, काटकुड़ा यानी एकदम बारीक हो गए, वो ऐसे सपने उनको पड़ते थे. और अपना ये सपना सच होने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो बीबी उनको खाना परोस कर प्लेट रखती थी तो वो भी पूरा खाना नहीं खाते थे, छोड़ देते थे या कम खाते थे. हाँ, साथ ही साथ बिन शक्कर की चाय शुरू की थी. अभी बिन दूध की भी चाय उन्होंने शुरू की. उसके बाद उन्होंने बिन चहाची साखर, चहा यानी क्या, यानी उबला हुआ पानी ही अभी वो पीने लगे ऐसे. और शक्कर देखी तो त्यांच्या अंगाचा तिळपापड होई. हाँ, अंगाचा तिळपापड होणे, ये ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये है आपकी फ्रेज. अंगाचा तिळपापड होणे माने संताप होणे. शक्कर देखे तो उनको लगता था बाप रे, इसमें बहुत कैलोरी, इससे वजन बढ़ता है, इसलिए शक्कर के नाम तो वो चिढ़ ही जाते थे. फिर उन्होंने खाना बंद किया. अभी वो क्या खाते थे, ओनली फल यानी फ्रूट्स खाते थे. और किसी ने बोला उनको कि नींबू का रस जो है उससे वज़न कम होता है. हाँ, गर्म वार्म वाटर में पानी, अगर नींबू पानी लेंगे तो वज़न कम होता है, ऐसे उन्होंने पढ़ा या सुना.
तो अभी वो नींबू देखे तो उनको लगता था वो अमृत का रस पी रहे, ऐसे लगता था नींबू रस यानी। साथ ही साथ उसने धारोष्ण का मतलब होता है नुकतीच धार काढलेली आहे असे ताजे दूध, यानी गाय का अभी जो दूध निकालते ना तभी का तभी तुरंत, वो धारोष्ण दूध पिएंगे तो वो शरीर के लिए अच्छा होता है, ऐसे उनको पता चला। इसलिए वो क्या करते थे, अंधेरी एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे गोठा किसको बोलते हैं, जिसमें गाय को, है ना, गाय का जो शेड है ना, गाय जिसमें बांधते हैं वो गोठा बहुत है, तो वहाँ उनको वो ऐसा ताज़ा प्योर दूध मिलेगा, तो इसलिए वो वहाँ जाने लगे। साथ ही साथ दोरी की उड़ी वो मारने का उन्होंने सोचा था, फिर भी जब वो जंप करते थे तो उसका आवाज़ जो था वो क्या होता था, नीचे रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती थी, वो लोग फिर कंप्लेंट करने लगे, और फिर लेखक ने क्या किया, वो उड़िया मारना बंद किया। पर दोरीच्या उड्या बंद किया, फिर भी लेखक ने अपना रनिंग करने का वो नहीं छोड़ा, और इसलिए अभी क्या करते थे, कचेरीतून सुटले यानी ऑफिस से छूटने के बाद वो गिरगांव जहाँ उनका ऑफिस था वहाँ से रास्ते में अभी गाड़ी नहीं लेते थे, या बस या रिक्शा नहीं, ट्रेन बस नहीं या कार या टैक्सी नहीं पकड़ते थे, वो रनिंग करते हुए स्टेशन तक आते थे। साथ ही साथ खाना जो खाते थे वो पौष्टिक का मतलब है ताकत वाढवणारे, न्यूट्रिशियस खाना खाते थे, सात्विक वाणी सत्व गुण यानी एकदम प्योर अच्छा जो खाना वही खाते थे, यानी फास्ट फूड ऐसा कुछ भी वो खाते नहीं थे। ऐसे जवळजवळ 10-12 दिन उन्होंने प्रॉपर ये अपना जो क्रम था वो उनका चल रहा था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उनको खुद को फील होने लगा कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ अभी थोड़ा, मेरा वज़न थोड़ा कम हो गया है, शरीर थोड़ा हल्का लगने लगा उनको। अभी उनको बार बार, जैसे छोटे बच्चा कुछ ज़मीन में कोई भी बीज डालता है तो उसको बीज को अंकुर आया क्या, अभी उसको कब रोप आएगा, है ना, ऐसा उसको लगता है। वो बार बार जा के उस कुंडी में देखता रहता है ना, उस जहाँ उसने वो बीज डाला है, वैसे लेखक के मन में रोज आता था कि अरे मेरा वज़न कितना कम हुआ होगा, 10-12 दिन मैंने कुछ भी नहीं फास्ट फूड खाया, ऑयली नहीं खाया, शक्कर नहीं खाया है, खाना भी कम कर दिया है, तो कितना कम हुआ होगा, ऐसे उनके मन में आता था। और मन में रोज़ शाम को लगता था जाके वज़न देखे क्या कितना कम हुआ। फिर भी उन्होंने मन में ये जो आया थे ये इच्छा, उसको क्या कर दिया, दबा दिया, यानी बोला नहीं जैसा निर्णय लिया है ना कि 1 मंथ पूरा वज़न कम करने का डाइट करेंगे और फिर 1 मंथ के बाद देखेंगे कितना वज़न कम हुआ, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। और इस 1 महीने में उन्होंने अपने पेट में ज़रा भी घी से उनको वज़न फैट है तो बढ़ेगा ये सोच के थोड़ा भी घी उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ केवल दूध पीते थे और कुछ भी नहीं। रोज दुर्दैवाने के मतलब अनफॉर्चुनेटली रोज वो दूध गाय का तभी के तभी निकाला हुआ दूध नहीं मिलता था, क्योंकि वो अंधेरे में जाके पीना पड़ेगा और उतना रोज़ जाना आना संभव नहीं था, और इसलिए वो ऐसा दूध जो है वो उनको रोज़ नहीं मिलता था। फिर भी बाकी उन्होंने जो आहार का व्रत जो उन्होंने तय किया था, यानी जो डाइट उन्होंने फॉलो करने का सोचा था उसको वो प्रॉपरली कर रहे थे। इस तरह इनका उपवास चल रहा था, डाइट चल रहा था। फिर आगे क्या हुआ देखो, पंधरवड्याभरात फक्त 2 वेळा साखर भात झाला। अभी इस डाइटिंग के जो दिन थे उसमें सिर्फ 2 बार उन्होंने क्या किया था, थोड़ा शक्कर भात, शक्कर को खाने का नहीं है, जैसे कैलोरीज बढ़ती है, फिर भी उन्होंने शक्कर भात खा लिया था। एकदा सोकाजीने चोरून कोलंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नाही केला, त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच पंत फरक दिसतो हां, अशी कबुल्याला सुरुवात केली। अभी लेखक का जो डाइट चल रहा है, हाँ उसमें 15 दिन हो गए, इस 15 दिन में थोड़ा कंट्रोल 2-3 बार छूट गया। वो कब, 2-3 बार शक्कर भात खा ली 2 बार, और एक बार वो सोकाजी पड़ोसी चौल में रहने वाले उन्होंने चुपके से क्या बोल कोलंबी यानी प्रॉन्स राइस लेखक को खाने के लिए दे दिया। और एक बार उनके नीचे वाले फ्लोर पे रहने वाले जो भाऊजी पसरटवार थे उन्होंने उनके यहाँ का नागपुरी वड़ा स्पेशल वड़ा भात बनाया था वो खाने के लिए लेखक को दिया। तो ऐसे 2-3 बार
छोड़ दिए तो लेखक ने क्या किया था, पूरा कंट्रोल किया था, ऐसे लेखक बात कर, यानी थोड़ा थोड़ा तो खाया ही था इसका मतलब। फिर भी थोड़ा हमेशा से थोड़ा कम था और इसलिए चर्बी युक्त यानी फैट वाले जो पदार्थ थे उनके शरीर में थोड़े कम गए थे हमेशा के तुलना में। तो और इसलिए लेखक का थोड़ा वज़न कम हो गया, ऐसे लेखक को फील हो रहा था। और लेखक बोल रहा है कि मेरे चावल में जितने लोग थे जो पहले मुझे नाम रखते थे, मेरे डाइट पे हंसते थे, चेष्टा करते थे, वही मुझे अभी आते जाते बोलने लगे। पंत म्हणजे लेखक को वो लोग पंत बोलते हैं कि आप में थोड़ा अभी फ़र्क दिखाई दे रहा है, यानी आप थोड़े पतले लगने लगे हो, ऐसे लोग अभी लेखक को बोलने लगे। उनके नज़र से भी लेखक को ऐसे फील होने लगा। अभी आगे क्या हुआ, जनोबा रेगासारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती की एकाच गोष्टीची म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची, पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चळण्यासारखा नव्हतो. अभी लेखक क्या बोल रहे हैं, उनका जो पड़ोसी है जनोबा रेगे वो बहुत कुचकट है। कुचकट यानी हमें यहाँ वाइट, किसी से अच्छा, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। फिर वो भी आदमी जो पड़ोसी है वो लेखक को बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही पतले हो गए, रोडावले, रोडावले यानी बारीक होने, पतला होना, ऐसे उसने बोला। प्रशस्ती, प्रशस्ती यानी कौतुक केलं लेखक, तो लेखक लोग बोला। अगर भी अड़ोस पड़ोस के लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ से लोग बोलते हैं ना, मुठभर मांस चढ़ने, मुठभर मांस चढ़ने फ्रेज है, स्तुतीने हुरळून जाणे, यानी अभी लोगों की तारीफ से मेरे बॉडी पे जो थोड़ा वज़न कम हो गया वापस चढ़ नहीं जाए। पर लेखक बोल रहे नहीं, मेरा इतना कंट्रोल अच्छा था। तुरळक यानी ये रेयरली लोग जो मेरी तारीफ कर रहे हैं उस पर मैं उधर इतना ध्यान नहीं देने वाला था। मेरा जो कंट्रोल, डाइट पे जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और वज़न कम करने का जो मैंने निश्चय किया है वो मैं कंप्लीट करने ही वाला था, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ, इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पाऊंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाऊंड दाखवले होते. 1 महिन्याचा उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन। अभी क्या हुआ, लेखक बराबर 1 महीना लेखक का हो गया डाइट करने। लेखक का वज़न आया था 181 पाउंड यानी 181 पाउंड, और लेखक को लगा अभी ज़रूर 20 या 25 पाउंड कम होगा। और लेखक जब उस पर खड़े हो गए तो क्या हो गया, लेखक का मिनिट भर विश्वास ही नहीं बैठा, मिनिट भर माझा विश्वासच बसेना। 192 पाउंड आणि भविष्य होते, आप बहुत समजदार और गंभीर है। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायची सोडून दिली आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। छे छे, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। अभी क्या हुआ, लेखक जब वज़न करने के लिए उस पर खड़े हो गए और लेखक ने जब देखा उसमें से एक कागज़ आता है, उस पर वज़न आता है और उसी के पीछे भविष्य भी लिखा होता है। तो वज़न उसके ऊपर कितना प्रिंट हुआ था, 192, यानी पहले से 11 पाउंड ज़्यादा, और ऊपर से भविष्य लिखा था आप बहुत समझदार और गंभीर है। लेखक लिखा कि अरे मैंने इतना सारा कंट्रोल करने के बाद मेरा वज़न कम होने से ज़्यादा और बढ़ गया, और इसलिए लेखक क्या बोलते हैं कि इसलिए मेरे मन में आया कि वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो, यानी ये इतना इजी काम नहीं है वज़न कम करना। और इसलिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि या जन्मात आपलं वज़न कमी होईल असं मला वाटत नाही। और इसलिए लेखक ने सेंटेंस बोला है, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। इसका मतलब क्या है, पंतांनी वज़न घटवण्यासाठी आहारशास्त्राची पुस्तके वाचली, बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर चरबीयुक्त द्रव्ये, प्रोटीनयुक्त पदार्थ यासारखे शब्द समजून घेतले, हां, तसेच मित्रांचे सल्ले ऐकले, कोण दुपारी झोपणं सोडलं, पत्ते खेळणं सोडलं, रनिंग केली, बोलणं सोडलं, तोंडावर ताबा ठेवला, तूप, लोणी, तळलेले पदार्थ खाणं सोडलं, दोरीवरच्या उड्या मारल्या, आणि एवढं सगळं 1 महिना उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, हां, दोरीवरच्या उड्या, असा उग्र साधना करूनही पंतांचं वजन 192 पाऊंड
त्यामुळे त्याने यापुढे जन्मात आपल्याला डाएटच्या आपण आहारी न जाण्याचे ठरवले, कारण त्यांच्या मते एवढं करूनही वजन काही कमी झाले नाही. आणि म्हणून लेखक काय म्हणतात, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. अशा प्रकारे लेखकाने खूप प्रयत्न करूनही लेखकाचं वजन कमी झालं नाही. अशा प्रकारे लेखकाचे बटाट्याची चाळ नावाचं जे पुस्तक आहे त्यातील हा उपवास पाठ आपण आज पाहिला. तुम्हाला हा पाठ समजला असेल. ह्या पाठाच्या शब्दांचे अर्थ आणि वाक्यप्रचार मी तुम्हाला सांगितलेलेच आहेत आणि त्याच वाक्यप्रचार आणि शब्द डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मी पाठवणार आहे. तर व्हिडिओ नीट पहा, समजून घ्या आणि त्यानंतर प्रश्नांची उत्तरे आपण लिहूया. धन्यवाद.